हेलो एवरीवन। आज हम कराने वाले हैं BHU CHS एग्ज़ाम 2024 मॉडल पेपर। ठीक है, पहले तो आप ये कन्फर्म कर लो मेरी वॉइस आपको अच्छे से आ रही है या फिर नहीं आ रही है ना। हम भी चेक कर लेते हैं एक बार। तो हाँ, तो हमारी आवाज़ एकदम आपको अच्छे से आ रही है और हम क्लास 11th के लिए लाए हैं जो कि 30 अप्रैल का पेपर हमारा होगा। अगर हम आप ये मॉडल पेपर देख लेंगे तो आपका 100 में से करीबन 50 में से मैं कह सकता हूँ कि आपका 40 क्वेश्चन फिक्स हो जाएगा। यानी कि आप 100 में से अगर मैं कहूँ तो 90 क्वेश्चंस आप इसमें से कर सकते हैं। ठीक है, ये जो हमारा पेपर होने वाला है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये पेपर आप लोग अच्छे से दीजिएगा। ये पेपर हमारा बहुत ही सन्निकट है। तो मैं आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ अभी। तो आखिर मैं ये क्लास 11th का मॉडल पेपर लाया हूँ क्यों, तो मैं आपको बता दूँ कि इन दोनों बच्चे ने हमें कमेंट किया कि सर क्लास 11th का मॉडल पेपर कराइए। ठीक है सर, क्लास 11th का भाई मॉडल पेपर कराइए। ठीक है, तो हमारा जो CHS एग्ज़ाम के ये दोनों स्टूडेंट हैं, ये दोनों हमारे चैनल से पढ़ते हैं। अगर आपको भी कमेंट करके कोई सा भी क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, हम आपको अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन देंगे। तो आपको अगर कोई सी भी वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करिए, बस हम आपकी वीडियो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो हम अपने शेड्यूल की तरफ चलते हैं। हमारा शेड्यूल जो है वो आपको क्लास मिलती है 7 बजे यूट्यूब पर और टेस्ट आपको मिलता है 6 शाम को 6 बजे टेलीग्राम पर। सॉल्यूशन योर क्वेश्चंस, आपके भी कोई भी डाउट्स हो हमें 8 बजे व्हाट्सएप चैनल पे हमारे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसी शेड्यूल से हमारी क्लासेस लगातार चल रही हैं। और अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। तो आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि अभी 82.1% लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। तो भाई आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और 17% लोग ने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है। अब सोच सकते हो कि हमें वीडियो बनाने का मन ही नहीं करता है, इतने कम लोग सब्सक्राइब किए हुए हो। तो आप लोग हमारा सब्सक्राइबर बढ़वाइए ताकि हम आपको और भी ज़्यादा वीडियो दे सकें, क्योंकि आप 17% हो ही तो इस इतने में हम आपको वीडियोस क्या प्रोवाइड करें बताइए। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के सुलेखक कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो इसका मैं आंसर आपको बताता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि भारतीय संविधान के सुलेखक प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है, लेकिन संविधान को लिखने का कार्य श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया, क्योंकि वे एक कैलीग्राफी आर्टिस्ट थे। हमारे संविधान में अनेक देशों के संबंधित संविधान से कुछ अंश लिखे गए हैं। आप हमारी बातों को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आपको हमारी बातों से ही 2-3 प्रश्न ऐसे ही आपको पता चल जाएंगे। मान लीजिए एक ये प्रश्न है, अभी इसके अलावा आपसे पूछ ले कि भाई हमारे जो भारतीय संविधान के निर्माता थे वो कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे हमारे भारतीय संविधान के निर्माता। तो इससे आपका एक क्वेश्चन तो फिक्स हो गया। तो आप हमारी बातों को सुनते रहिए ताकि आप और भी ज़्यादा बेहतर कर सकें। ठीक है, तो कम समय में ज़्यादा करने की लालसा रखते हैं तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए। हम आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब पे वीडियोस प्रोवाइड करते हैं और हम आपको टेस्ट और आपके क्वेश्चंस सब हल कराते हैं। तो चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है
भारत के संविधान की प्रकृति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन सबसे उपयुक्त है? यह संघात्मक, यह एकात्मक, यह अर्धसंघीय, यह ना तो संघीय है और ना ही एकात्मक है। बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर। तो आप लोग हमारी बातों को ध्यान से सुनिए। भारत के संविधान की प्रकृति अर्ध संघीय है। भारतीय संविधान न तो शुद्ध रूप से संघात्मक है और न ही शुद्ध रूप से एकात्मक है, यह दोनों का समन्वय है। भारतीय संविधान की एकात्मक व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियों तथा केंद्रों को वशिष्ठ शक्तियां प्रदान की गई हैं। संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत शक्तियों का संगम तथा राज्यों में सुनिश्चित बंटवारा मिलता है। तो आपको इसका राइट आंसर हमने भी जस्ट बताया कि यह अर्ध संघीय है, यह ना तो संघात्मक है ना तो एकात्मक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। एज ऑफ वाइस नामक उपन्यास लिखा गया है दीप्ति कपूर द्वारा, अरुणंती राय द्वारा, अनीता देसाई द्वारा, पीको आयार द्वारा। इसका क्या होगा राइट आंसर? तो मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। एज ऑफ वाइज नामक उपन्यास दीप्ति कपूर द्वारा लिखा गया है। यह उपन्यास एक रसीला थ्रिलर नई दिल्ली के अपराध जगत पर आधारित है। इस उपन्यास में बताया गया है कि कैसे एक गरीब लड़का शक्तिशाली अपराध जगत से जुड़ जाता है। ठीक है, तो दीप्ति कपूर द्वारा एज ऑफ वाइज नामक लिखा गया है, उपन्यास लिखा गया है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। पर मैं उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया, वो मैं आपको बता देता हूँ तुरंत ही। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 1 से 5 तक हमारी जो वीडियोस रहेंगी वो सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड रहेंगी, और 6 से 15 तक 6 से 15 तक इंग्लिश की रहेंगी, 16 से 25 तक हिंदी की रहेंगी, 26 से 50 तक केमिस्ट्री की रहेंगी। और हम आज मैथ की वीडियो नहीं लाए हैं और फिजिक्स की भी वीडियो नहीं लाए हैं, क्योंकि ये दोनों आपको इम्पॉर्टेंट है, इसलिए हम इसकी दोनों को अलग से एक वीडियो बनाएंगे। केमिस्ट्री हम इसमें इसलिए देखिए यहाँ पर 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के ही रखा हूँ, क्योंकि 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के इसमें हो जा रहा है, और मैथ और फिजिक्स में से 25 मैथ 25 फिजिक्स का हम क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग समझ लीजिए। तो चलिए हम इसका आंसर बताते हैं। वर्ष 2023 में ट्राम कोलकाता अपनी 150वीं वर्षगांठ मना रही है, वर्षगांठ बना रही है। कोलकाता ट्राम के 150 वर्ष का समारोह ट्राम मात्रा 2023 के नाम से मना रही है। कोलकाता में ट्राम सेवा 24 फरवरी 1873 में शुरू की थी। तो वो कब मना रहा है? तो वो 150 ट्राम कोलकाता में 150 वर्ष गांठ बना रही है। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है। रजब तैयब एर्दोगान किस देश का के राष्ट्रपति हैं? यूक्रेन, कजाकिस्तान, तुर्की, पोलैंड। तो इसका क्या होगा राइट आंसर? तो मैं आपका समय नहीं गवाऊंगा और मैं इसका राइट आंसर बताता हूँ। रजब तैयब एर्दोगान तुर्की के राष्ट्रपति हैं। किसके राष्ट्रपति हैं? हमारा जो तुर्की देश है उसी के हमारे राष्ट्रपति हैं। इनका जन्म 26 फरवरी 1954 को हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 26 फरवरी 1954 को हुआ था। एर्दोगान वर्ष 2014 में तुर्की के 12वें राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, तो हमने 1 से 5 तक प्रश्न कर लिए हिंदी के। अब हम चलते हैं अपने इंग्लिश के क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है इंग्लिश का। विच ऑफ द
फॉलोइंग इज एन इम्परेटिव सेंटेंस। इसमें से कौन सा इम्परेटिव सेंटेंस है? ए लाइक टू रीड साइंस, स्टॉप टेलिंग लाइज फंक्शन, इट इज़ गुड टू स्पीक लाइज, अनटिल वी स्टैंड बट डिवाइडेड वी फॉल। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसमें से इम्परेटिव सेंटेंस कौन सा है? इट इज़ गुड टू स्पीक लाइज इज़ एन इम्परेटिव सेंटेंस। ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है। कैसे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो है ये एक तो मूड को बताता है कि आपका मूड कैसा है। कौन सा मूड है आपका? अच्छा है, आप अच्छी स्पीक कर सकते हैं। तो इसमें जिसमें भी मूड की बात आ जाए वो समझ लो इम्परेटिव सेंटेंस हो, या फिर उसमें खुशी हंसी यही सब आता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, स्टडी ऑफ रॉक्स एंड सॉइल्स इज कॉल्ड। क्या होगा इसमें से राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा, हमें पता है कि बच्चों को ये प्रश्न नहीं आता होगा, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा आपका समय गवाऊंगा नहीं, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट ही बताता हूँ, क्योंकि आप कमेंट में आंसर देंगे नहीं, इसका आपको पता ही नहीं होगा इसका। तो हम इसका राइट आंसर बताते हैं। देखिए, स्टडी ऑफ रॉक्स एंड सॉइल इज कॉल्ड जूलॉजी। क्या? जूलॉजी। द वर्ड जूलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ द अर्थ। हम अर्थ की जो अध्ययन करते हैं उसी को हमें जूलॉजी कहते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्ब। इसमें वर्ब कौन सा है? इम्फेटिक, इम्पोर्टेंस, स्टिल, रिसीव। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ, ए वर्ब इज अ वर्ड दैट इज सिंटैक्स जनरली कन्वेज एन एक्शन एन occurrence और a state of being still। इसका राइट आंसर होगा स्टिल। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, वर्ब हमारा जो है वो स्टिल है। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 9 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज रॉन्गली स्पेल्ड। इसमें कौन सा स्पेलिंग गलत है? इसको आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, तो हम इसका राइट आंसर बताएंगे नहीं। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि भाई इतना सरल सा क्वेश्चन है, इसको तो आप बताओगे। ठीक है, इसमें कौन सा स्पेलिंग गलत है, आप चाहे गूगल का इस्तेमाल करिए, चाहे जिसका इस्तेमाल करिए, बस हमें आंसर चाहिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में दे दीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ हर्डल। तो इसमें क्या आंसर होगा? चीव, हर्डल, ट्विस्ट, हग। इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा? क्या ए होगा, बी होगा, सी होगा कि डी होगा? तो बच्चों बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर? तो चलिए हम इसका राइट आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर होगा हग। ठीक है, इसमें जो कडल है उसका मतलब होता है हग। हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 11th नंबर, व्हाट इज़ द करेक्ट कंपैरेटिव डिग्री ऑफ मैड। मोर मैड, मर्डर, मर्डर, मडेस्ट। इसमें क्या होगा राइट आंसर, वो आप लोग बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा कंपैरेटिव डिग्री ऑफ मैड। इसमें जो कंपैरेटिव डिग्री ऑफ मैड इज मैडर। क्या होगा? मैडर। ठीक है, ये वाला मैडर गलत है, ये भी गलत है और ये सही। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ कलेक्टिव नाउन। प्राइड ऑफ लेंस, कोल इज ब्लैक, ग्लास ऑफ वाटर, हॉनेस्ट वर्क्स। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा प्राइड ऑफ लेंस। ठीक है, देखिए ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए हॉनेस्ट वर्कर्स कलेक्टिव नाउन। देखिए इसमें कलेक्ट क्या किया जाता है? लॉयन को भाई कलेक्ट किया जा रहा है ना, तो ब्लैक कॉइल इज ब्लैक, इसमें कलेक्ट कहाँ किया जा रहा है? ग्लास ऑफ वाटर, इसमें कहाँ कलेक्ट किया जा रहा है? इसमें ग्लास ऑफ वाटर, इसमें कहाँ कलेक्ट किया जा रहा है? हॉनेस्ट ऑफ वर्कर, तो इसमें कहाँ कलेक्ट हो रहा है भाई? हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉन्ग पॉजेसेस केस। चिल्ड्रंस, पेरेंट्स, मैन, लेडीज हैं।
तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। देखिए इसका राइट आंसर चिल्ड्रन होगा। मैं ज़्यादा इसमें डिस्कस नहीं करने वाला हूँ इंग्लिश में। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डिक्राइब्स अ फ्यूचर इवेंट वी हैव बीन स्ट्रगलिंग with this problem for a long time. Today we must visit a doctor. Tomorrow is a holiday. We are what we are. आप वीडियो को स्किप मत करके देखना, वरना हम जो एक एक पॉइंट आपको बताते हैं ना वो आपका छूट जाएगा, ठीक है। तो स्किप करके आप बिल्कुल भी मत देखिएगा। देखिए इसका राइट आंसर होगा टुमारो इज़ हॉलीडे। टुमारो इज़ हॉलीडे। फ्यूचर इवेंट में क्या हो रहा है, टुमारो इज़ हॉलीडे। भाई फ्यूचर इवेंट हमारा जो भविष्य में आने वाला हमारी खुशखबरी है वो है कि कल हमारा संडे है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ अ नाउन केस इन इट। आई हैव रीड द बुक विच यू रोट। क्या होगा इसमें नाउन क्लेसेस। I hate students who waste their time. Gandhi ji sat on hunger strike until his demands were met. What he says is helpful to us. इसमें क्या होगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर द गिवन सेंटेंस हैज़ अ नाउन क्लेज इन इट व्हाट ही से इन द नाउन क्लेजेस। तो हमने इसका राइट आंसर आपको बताया कि इसमें भाई राइट आंसर वर्ड ही से इज़ हेल्प टू अस, ठीक है। ये होगा, ये एक सेकेंड रुकिए। तो इसमें राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। हमारा अगला क्वेश्चन है, अब हमारा ख़त्म हुआ क्या इंग्लिश के हमारे क्वेश्चंस ख़त्म हो गए। अब हम चलते हैं अपने हिंदी के क्वेश्चंस पे। हमारा हिंदी का पहला क्वेश्चन है कि भाई निम्न में वायु का पर्यायवाची शब्द है समीर, अनल, अंबर, बादल। इसमें समीर का पर्यायवाची, अब वायु का पर्यायवाची क्या शब्द है। हाँ, तो वायु का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। वायु का पर्यायवाची शब्द समीर होता है। ये वायु का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। और इसके अन्य पर्यायवाची हवा, मारुत, वात, अनिल, पवन, प्रजन आदि हैं, ठीक है। वायु के ये सारे पर्यायवाची हैं। और हमारे जो अनल किसका पर्यायवाची है, तो ये हमारा अग्नि का पर्यायवाची है अनल, ठीक है। आपको एक बार मैं यहाँ पर फिर से लिख दे रहा हूँ, ये हमारा अग्नि का पर्यायवाची है, ठीक है। ये हमारा अग्नि का पर्यायवाची है। और हमारा अंबर किसका पर्यायवाची है, तो अंबर हमारा आकाश का पर्यायवाची है। अंबर हमारा आकाश का पर्यायवाची है। अंबर हमारा आकाश का पर्यायवाची है। और हमारा ये जो है बादल, ये किसका पर्यायवाची है, तो बादल का मतलब होता है मेघ, ठीक है। अगर मैं आपको इसको तीन पर्यायवाची बताऊं तो क्या होगा। मेघ, देखिए मेघ का होगा घन, इसका होगा घन। और जलद इसका होता है। और अंबर का होता है आकाश, नभ, व्योम, अनंत, नाभ। ये सारे हमारे अंबर के हो गए। अनल का है अग्नि, पावक, दहन, ज्वाला, हुतासन। ये सारे हमारे हैं किसके, अनल के। और समीर का हमने आपको बताया वायु होगा, हवा होगा, मारुत, वात, अनिल, पवन, प्रभंजन। हमने आपको एक क्वेश्चन से कितने सारे का हमने आपको पर्यायवाची क्लियर करा दिया, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 नंबर है कि आँख का तारा होना का अर्थ है। भाई आँख का तारा होना का अर्थ क्या होता है। प्यारा होना, दोषी होना, प्रशंसा करना, नेत्र दोष होना। तो मैं आपको बताऊं कि जो हमारा आँख का तारा होता है वो होता है बहुत प्यार होना। ये हमारा इसमें राइट आंसर होगा। पर देखिए मैं इसका वाक्य में प्रयोग कर रहा हूँ। अशोक
अपनी माँ की आँख का तारा है। ये हमारा वाक्य में प्रयोग हो गया, ठीक है। आँख का तारा, देखिए इसमें जो इसका अर्थ है वो कभी प्रयोग नहीं होता है। आँख का तारा यानी कि जो इसका वाक्य है वही प्रयोग होता है, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? अपूर्ण भूतकाल का, संदिग्ध भूतकाल का, हेतु मद भूतकाल का, असंध भूतकाल का। इसमें से क्या होगा राइट आंसर? तो मैं आपको इसमें बताऊं कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य हो सकता था लेकिन दूसरे कार्य की वजह से हुआ नहीं, उसे हेतु मद भूतकाल कहते हैं। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यहाँ फसल अच्छी होती क्रिया वर्षा न होने के कारण नहीं हो सकी, इसलिए यह हेतु मद भूतकाल का उदाहरण है। ये हेतु मद भूतकाल का उदाहरण है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है। लड़के नदी में तैर रहे हैं, उदाहरण है। सामान्य वर्तमान काल का, अपूर्ण वर्तमान काल का, संदिग्ध वर्तमान काल का, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग इसका आंसर तब तक सोचिए। मैं आपको बताऊं कि भाई 1 मई से हमारी बोर्ड की क्लासेस शुरू हो जाएंगी और आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए और हम हो सके तो आपको जल्दी अब लाइव भी आना सोच रहे हैं कि मैं आपको लाइव वीडियोस दूं, क्योंकि ये जो हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर रहता है इसमें आपके मैं क्वेश्चंस समझ नहीं पाता हूँ, इसलिए मैं आप सोच रहा हूँ लाइव दूं, ठीक है। जब मैं लाइव आऊँगा तो आपको 1 दिन पहले ही मैं आपको जो हमारा पोस्ट रहता है उसमें आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सामान्य वर्तमान काल का इसमें क्या होगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि वर्तमान काल में कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ, वह चल रहा है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है। जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं, रही हूँ, रहा हूँ आदि आते हैं उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे लड़के नदी में तैर रहे हैं, वाक्य में तैरने की क्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है, वह चल रही है, इसलिए यह अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है। अर्थ की दृष्टि से निम्न में भिन्न है, पथ, डगर, राह, धारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा, अर्थ की दृष्टि से धारा शब्द भिन्न है जबकि पद, डगर, राह आदि समान शब्द हैं, ठीक है। इसमें जो हमारा जो इसमें धारा है ये इसमें बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है। दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है ई, नी, ई, या। इसमें क्या होगा राइट आंसर? तो दर्शनीय शब्द में दर्शन मूल शब्द में ई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ई प्रत्यय से बने अन्य शब्द हैं भारतीय, रामायणी, अनुकरणीय, मानवीय आदि। देखिए इसमें पहचानने की ट्रिक क्या है? प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है। जो हमारा प्रत्यय होता है, प्रत्यय हम कैसे पहचाने हैं? दर्शनीय। अब आपको पढ़ने में पहले आप दर्श पढ़ेंगे, उसके बाद नीय पढ़ेंगे, प्लस में आप नीय पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आप? इसमें नीय पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए अपने आप ही अलग हो जाते हैं। जब आप प्रत्यय पढ़ने लगेंगे तो अपने आप ही अलग हो जाते हैं। जैसे दर्शनीय, देखिए आप पहले दर्शनीय ऐसे एक साथ थोड़ी नहीं पढ़ सकते। दर्शनीय, देखिए नी आपको बाद में सुनाई देगा, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा। ये आप कर लेंगे, बहुत ही ईजी रहता है। हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है। पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद है पुनः प्लस जन्म, पुनर्जन्म, पुनः अजन्म, पुनर्जन्म। तो इसमें क्या होगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर जो होगा मैं आपको बताता हूँ। हाँ, तो पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद पुनः जन्म। पुनः जन्म है, यह विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि का नियमानुसार विसर्ग से पहले आ, बड़ा आ से भिन्न स्वर तथा बाद में कोई घोष वर्ण आए तो विसर्ग का र हो जाता है। जैसे पुनः प्लस गमन, पुनः गर्मन, पुनः गर्म, अंतः प्लस गत, अंतर्गत। तो
तो हमारा अगला क्वेश्चन है, आप हमारी बातों को गौर से सुनिए, बस आपको मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, आप बस बातों को सुनते रहिए और आंसर देते रहिए, ठीक है। तो आप हमारी बातें सुनेंगे तो आपको लगभग मैं बताऊँ मेरी बातों से आपको 80 क्वेश्चंस कन्फर्म होने वाले हैं एग्ज़ाम में। तो आप हमारी बातों को ध्यान से सुनते रहिए। हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा है 23। कृत्य का विलोम है आकृति, उपकृति, अपकृति और उकृति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कि कृति का विलोम शब्द अपकृति होता है। क्या होता है? अपकृति। विलोम शब्द हमने आपको पर्यायवाची कराया है, विलोम शब्द नहीं कराया है, क्योंकि विलोम शब्द बहुत ही सरल होता है, उसे आप कर लेंगे, इसलिए मैंने विलोम शब्द कराया नहीं है। आपके पास टाइम कम है, इसलिए मैं सब कुछ आपको नहीं प्रोवाइड कर सकता। अपकृति होता है क्योंकि कृति का अर्थ यश तथा अपकृति का अर्थ अपयश या बदनामी होता है। इस प्रकार ये दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम होते हैं, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 24। निम्न में तद्भव शब्द का कौन सा है? तद्भव शब्द इसमें से कौन सा है? कपाट, कीवड़ा, कीवड़, कूप, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो इसमें क्या होगा राइट आंसर? तो मैं आपको बताऊं कि दिए गए शब्दों में किवाड़ शब्द तद्भव है। ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृतिक से विकृत होकर हिंदी में आए हैं तद्भव कहलाते हैं। जैसे किवाड़ इसका तत्सम कपाट है, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है। स्वर नाम शब्द किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है? स्वर, संज्ञा, विशेषण, क्रिया। इसका क्या होगा राइट आंसर? तो मैं आपको बताऊं, सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। किसके स्थान पर प्रयुक्त होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। जैसे मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है, मोहन स्कूल जाता है, मोहन के पिताजी पुलिस हैं। क्योंकि वाक्यों में मोहन संज्ञा शब्द है जिसका बार बार प्रयोग हुआ है। इनके स्थान पर सर्वनाम शब्द प्रयोग करने पर वाक्य बनेगा, मोहन 11वीं कक्षा में पढ़ता है, वह स्कूल जाता है, उसके पिता पुलिस हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। तो हमारा हो गया 10 क्वेश्चंस हिंदी के। अब हम चलते हैं अपने 25 प्रश्न केमिस्ट्री के करने, ठीक है। तो हमारा केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। तो हमारा केमिस्ट्री का पहला क्वेश्चन आ चुका है, कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? एल्युमिनियम, जिंक, PbAl, ठीक है। इसमें से कौन सा होगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो जो हमारा ये धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था पाई जाती है वो Au सोना धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। सोना चमकता पीले रंग का होता है जो कि बहुत आकर्षक रंग है। यह धातु बहुत कीमती होती है। इसका उपयोग सिक्के बनाने, आभूषण बनाने एवं धन संग्रह के लिए किया जाता है। पहले तो इसका हम राइट आंसर आपको पता चल गया होगा Au है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 27। तो पेंटेन C5H12 के संबंधित संभावित संरचनात्मक समवायियों की संख्या है 2, 3, 4, 5। देखिए इसकी क्या संख्या है समवायियों की, ठीक है। तो मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ कि जो हमारा यन, देखिए इसका मैं बनाने जा रहा हूँ, किसका बनाने जा रहा हूँ? यन पेंटेन का मैं बनाने जा रहा हूँ। इसका कैसे बनता है वो मैं आपको बताता हूँ। जस्ट देखिए CH3, ठीक है, CH3 CH2 और माइनस में CH2, फिर भी से माइनस में CH2। ये माइनस नहीं है, ये उसका जोड़ने का सिंबल है CH2 फिर CH3, ठीक है। ये हमारा बन गया किसका? पेंटेन का, ठीक है। हम अपना नेक्स्ट बनाते हैं। तो हमारा जो दूसरा है वो दूसरा मैं बनाता हूँ आइसोपेंटेन का। आइसोपेंटेन का कैसे बनता है? इसका जो चैन होता है वो कैसे बनता है? CH3
माइनस में CH और CH3 ऊपर भी रहेगा नीचे भी। उसके बाद हमारा यहाँ पर रहेगा CH2 माइनस CH3, ठीक है। ये हमारा दूसरा बन गया। अब हम यहाँ पर तीसरा ही भी बना देते हैं। इसका है नियोपिंटेन, इसका होता है नाम नियोपिंटेन। CH3 माइनस C और यहाँ पर रहेगा CH3, ठीक है। ये 3 है, ठीक है। ये CH3 हो गया। उसके बाद नीचे भी ये आएगा CH3, उसके बाद यहाँ पर आएगा CH3, ठीक है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा इसका राइट आंसर होगा 3। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सी साबुनीकरण अभिक्रिया के रूप में जानी जाती है? क्या CH3COOH या AOH? देखिए इसका राइट आंसर जो होगा मैं आपको डायरेक्ट ही बता दे रहा हूँ, आप इसे याद कर लीजिएगा। अभी तक नहीं याद किया तो आप फंस सकते हैं एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, इसको याद कर लीजिए। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 29। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, वनस्पति तेल के हाइड्रोजन में उत्प्रेरक के रूप में किस धातु का उपयोग किया जाता है? CuFeNiZn। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी वाला ऑप्शन Ni। देखिए मैं इसको आपको पहले बनाकर दिखाता हूँ किस प्रकार ये बनता है। जो इसका असंतृप्त तेल रहता है और संघृत तेल रहता है, ये किस प्रकार से बनाया जाता है। तो मैं इसको बनाता हूँ। देखिए C और यहाँ पर डबल, उसके बाद यहाँ पर H, ठीक है। कुछ इस प्रकार से बनता है। हमारा अगला जो है वो है जो हमारा यहाँ पर गिव्स दैट में ये बनेगा CH, फिर यहाँ पर H, फिर यहाँ पर H, फिर यहाँ पर C, फिर H, फिर H, ठीक है। ये हाइड्रोजन है, यस नहीं ये कार्बन है, ठीक है। ये चैन बन रही है, ठीक है। तो हमारा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी वाला ऑप्शन। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन तो हमारा 31 नंबर क्वेश्चन है, बायोगैस का प्रमुख घटक है अमोनिया, मीथेन, एथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका क्या होगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा बायोगैस का प्रमुख घटक मीथेन है। क्या है इसमें से? मीथेन है। एक गैस है जो एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य है और यह सबसे साधारण हाइड्रोकार्बन है। मीथेन का सूत्र CH4 होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर हमने आपको बताया कि इसका राइट आंसर होगा मीथेन। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है Fe2O3 + 2A1 2Fe + Al2O3 + O उपयुक्त रासायनिक अभिक्रिया का नाम है? क्षरण, गैल्वेनीकरण, थर्मिट, कैल्सिनेशन। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ। इसका राइट आंसर होगा, देखिए Fe2O3 + 2Al है, ये 1 नहीं है, Al है, प्लस यहाँ पर गिव्स दैट 2Fe + Al2O3 + O, ठीक है। अभिक्रिया एक थर्मिट अभिक्रिया है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील है? AgCuMgZn। तो जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील है वो Mg होती है, क्योंकि धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी में Mg धातु AgCu और Zn से ऊपर आती है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है, एक्वा रेजिया का संगठन है संद्र HCl3 संद्र ZNO3 1 संद्र HCl3 संद्र H2SO4 1 तनु HCl1 तनु HNO3 तनु HCl2 तनु HNO3। तो इसका क्या होगा राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा
संदर्भ HCl, संदर्भ HNO3। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 35 है। सोडियम धातु को हमेशा मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है क्योंकि क्यों सोडियम धातु को हमेशा मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है? सोडियम धातु ऑक्सीजन के साथ अत्यधिक क्रियाशील है। सोडियम धातु ऑक्सीजन के साथ अधिक क्रियाशील बनाने के लिए सोडियम धातु जल के साथ अधिक क्रियाशील बनाने के लिए सोडियम धातु को जल के साथ अधिक घुलनशील बनाने के लिए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सोडियम धातु ऑक्सीजन के साथ अत्यधिक क्रियाशील हो जाती है। अगर हम सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में ना डुबो कर रखें तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके एक विस्फोट कर सकता है। तो इसलिए हम सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं, वहाँ पर हमारा ऑक्सीजन जा नहीं पाता है, इसलिए जाकर हमारा वो विस्फोट नहीं होता है और वो सेफ रहता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 36 है। तो हमारा 36 नंबर क्वेश्चन है, एक धातु का उदाहरण जो कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। पोटेशियम, सीसा, पारा, आयोडीन। क्या पाया जाता है? तो मैं बताऊं, पारा धातु कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। पारा चांदी के समान सफ़ेद चमकदार धातु होती है, ये पारा कहलाता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 37 है। सोडा एसिड अग्निशामक बनाने के लिए अम्ल के साथ किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका क्या होगा राइट आंसर? सोडा एसिड अग्निशामक बनाने के लिए अम्ल के साथ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, जिसका यह अम्ल के साथ क्रिया करके CO2 गैस बनाता है, जो कि आग बुझाने में सहायता होती है। तो आप लोग हमारी वॉइस अगर सुने होंगे तो आपको समझ में आई होगी। हम एक तरफ क्वेश्चंस करा रहे हैं, एक तरफ आपको अदर भी नॉलेज दे रहे हैं, ताकि कोई सा भी क्वेश्चन आए तो आप लोग उसे कर ले जाएं। ठीक है, तो हमारा इसका जो राइट आंसर है वो होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के दौरान स्वतंत्रता संग्राम में किस महत्वपूर्ण प्रतीक रासायनिक नाम का प्रयोग किया गया है? देखिए, इसमें बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि महात्मा गांधी का नाम आ गया, यानी ये आ गया हमारा किससे? सोशल साइंस से फिर से क्वेश्चन आ गया। तो सोशल साइंस से नहीं क्वेश्चन है हमारा, ये रासायनिक यानी कि केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। हाइड्रोजन क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोजन हाइड्रो ऑक्साइड। इसी प्रकार से आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आप इसे ध्यान से पढ़िए। हमारा इसका जो राइट आंसर होगा, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के दौरान स्वतंत्रता संग्राम में सोडियम क्लोराइड NaCl तत्व का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? तो सोडियम क्लोराइड का तत्व का प्रयोग किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39। इमली में प्रकृति रूप से पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? एसिडिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, टाइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल सही है? तो इमली में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अम्ल टाइट्रिक अम्ल है के कारण इमली स्वाद में खट्टी होती है। इसी के कारण इमली स्वाद में खट्टी होती है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में से किस प्रकार की दवा का उपयोग अपच के दौरान किया जाता है? एल्जीर रोधी दवा का, बायोटिक दवा का, एंटासिड दवा का, एंटी एसिड दवा का, पीड़ा हरी दवा का। एंटा एसिड दवा का उपयोग अपच के दौरान किया जाता है। एंटासिड के
वे पदार्थ होते हैं जो पेट में उत्पादित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रभाव समाप्त करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा नंबर इसका राइट होगा सी ऑप्शन। हम बढ़ते हैं अपने तो हमारा 41 नंबर क्वेश्चन है, मानव रक्त के लिए पीएच का मान कितना है? 5.4, 6.4, 7.4, 7.0 और 7.4। इसमें से कौन सा होगा राइट आंसर, आप लोग बताइए। मानव रक्त के लिए पीएच मान है 7.4 और जो हमारा वाटर का पीएच मान होता है वो होता है हमारा 7 और 7.4 है हमारा पीएच मान रक्त का। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है, अम्ल क्षार उदासीनीकरण अभिक्रिया के लिए कौन सा कथन गलत है? ये शब्द आप ध्यान रखिएगा, पेपर में भी ऐसे क्वेश्चंस दे देते हैं। गलत है, यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। यह एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तापमान में परिवर्तन होता है, लवण के साथ एक जल अणु बनता है। तो अम्ल क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया के लिए कथन ए बी सी सत्य कथन है तथा कथन बी असत्य कथन है। ठीक है, सॉरी, ये वाला ये कथन असत्य है, इसमें ये सही होगा। तो हमारा 43 नंबर क्वेश्चन है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। कौन सी गैस निकलती है? तो धातु के साथ अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस निकलती है बाहर। ठीक है, देखिए ये जो धातु है, धातु प्लस अम्ल प्लस लवण प्लस मैंने इज इक्वल में होता है प्लस हाइड्रोजन गैस गिव्स, हाइड्रोजन गैस गिव्स, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 44, लिटमस विलयन बैगनी रंग निकलता है निकाला जाता है, सॉरी, लिटमस विलयन बैगनी रंग निकाला जाता है जंतु ऊतक से, शवाल से, कवक से, लाइकेन से। किससे निकाला जाता है? तो लिटमस विलयन बैगनी रंग लाइकेन से निकाला जाता है। लाइकेन एक ऐसी वनस्पति है जो कवक तथा शैवाल दोनों से मिलकर बनते हैं। इसमें कवक और शैवालों का संबंध परस्पर सहित सहजीवी होता है। ठीक है, तो हमारा इसका राइट आंसर है डी वाला ऑप्शन, लाइकेन। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 45 है, संगमरमर को लिखने के लिए निम्नलिखित में से किस रासायनिक सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो देखिए संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, जब जली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ करवाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट और जल का निर्माण होता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। क्या है? प्राकृतिक गैस का जलना, लोहे में जंग लगना, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रकाश संश्लेषण। संश्लेषण एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है क्योंकि इस प्रक्रिया में पौधे सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करते कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी को ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन में
परिवर्तित करते हैं। ठीक है, ये जो हमारा फॉर्मूला है ये हम लिख देते हैं यहाँ पर। 6CO2 गिव्स द एडिशन 6H2O गिव्स दैट C6H12O6 और प्लस में 6O2। ठीक है, ये इसी के साथ में है। तो और इसके साथ जो है वो सूर्य का प्रकाश भी शामिल है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश भी शामिल है। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। आप लोग ऐसी ही हम वीडियोस आपको प्रोवाइड करते रहते हैं, तो प्लीज़ इसी क्वेश्चन की तरह आप लोग भी हमारा थोड़ा धैर्य रख लीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, धातु का क्षरण होता है, किससे होता है? अपचयन अभिक्रिया के कारण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के कारण, अपघटन अभिक्रिया के कारण, अवक्षेपण अभिक्रिया के कारण। किस क्रिया के कारण ये होता है? तो मैं बता दूं, इसका राइट आंसर है, मैं ज़्यादा आपका समय नहीं गंवाऊंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है और हमें प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा करनी है। ठीक है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के कारण धातु का क्षरण होता है। जब अम्लीय पदार्थ जल सहित धातुओं जैसे लोहा और स्टील के संपर्क में आते हैं तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया के कारण लोहे में जंग लगना शुरू हो जाता है तथा धीरे धीरे उसका क्षरण होता रहता है। ठीक है, तो हमने बताया कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया के कारण, इसी के कारण धातु का क्षरण होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 है। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया में C कार्य कर रहा है। तो ए ऑप्शन है, एक ऑक्सीकरण के रूप में, एक अपचयक के रूप में, एक अम्ल के रूप में, एक क्षार के रूप में। इसका क्या होगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा रासायनिक अभिक्रिया ZnO + C ZnO + CO में C कार्बन एक अपचयक का कार्य कर रहा है। ठीक है, वे पदार्थ जो स्वयं ऑक्सीकृत हो जाएं और दूसरे पदार्थ को अपचयित कर दें अपचयक कहलाते हैं। जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसे अपचयक कहते हैं। अभिक्रिया में C कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए कार्बन एक अपचयक के रूप में कार्य कर रहा है। ठीक है, तो हमारा इसका जो राइट आंसर होगा वो बी वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया एक उदाहरण है। Na2CO4 BaCl2 BaSO4 2NaCl। क्या होगा इसका? संयोग अभिक्रिया का, रॉड अभिक्रिया का, विस्थापन अभिक्रिया का, दोहरा विस्थापन अभिक्रिया का, किसका है? तो इसका मैं बताऊं, देखिए अभिक्रिया एक दोहरा विस्थापन द्वि विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। दोहरा विस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें दो यौगिकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है। इसमें एक यौगिक के अणु के स्थान पर दूसरे यौगिक का अणु प्रतिस्थापित होता है। ठीक है, तो हमने बताया कि इसका जो राइट आंसर है वह दोहरा विस्थापित अभिक्रिया है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 50 है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संतुलित रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? 3Fe + 4H2O Fe3O4 4H2 और ये Zn + H2SO4 gives that ZnSO4 + H2 3BaCl2 + Al2 CHCO4 3BaSO4 + 2AlCl3। क्या होगा इसमें राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर जो होगा, इसका जो राइट आंसर है वो ये वाला जो अभिक्रिया है ये एकदम बिल्कुल राइट है, क्योंकि संतुलित रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि अभिकारक और उत्पादक में
अणुओं की संख्या समान नहीं है, अतः सही अंतुलित रासायनिक अभिक्रिया समीकरण निम्न है। 2Na + 2H2O गिव्स दैट 2NaOH + H2। तो इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त हुआ और हम मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा ये जो व्हाट्सएप चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल है, इसे आप लोग ज़रूर से ज्वाइन करिए और इसे फॉलो करिए ताकि आप CHS एग्ज़ाम को एकदम अच्छे तरीके से क्रैक कर सकें। ठीक है, तो हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।